देखिए, बनारस में जो घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय इंटरमीडिएट स्कूल के क्लास के एक बच्चे को उसी के विद्यालय के परिसर में उसी विद्यालय के संचालक लाइसेंसी बंदूक से, रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली सटा करके उसको वहाँ पर मार देते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये सवाल है कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर और सरकार पर। 22 तारीख की घटना है और आज हम 28 अप्रैल में बैठे हुए हैं। 6 से 7 दिन का वक्त हो गया है और जो इस पूरे प्रकरण में दिन दहाड़े विद्यालय परिसर में हुई एक बच्चे की जो हत्या होती है, उसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है, जिसके कैंपस में कांड हुआ है, उसको अभी तक पुलिस छू भी नहीं पाई है। इसलिए नहीं छू पाई है क्योंकि जो वाराणसी के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका निकटतम व्यक्ति है वो, उसका इतना रसूख है कि पुलिस बैकफुट पे है। तो ऐसे में ये सवाल जितना सरकार के लिए है, जितना कानून व्यवस्था के लिए, उतना समाज से के लिए भी है कि क्या ये जो ओबीसी समाज है, इसका वर्तमान और इसका भविष्य दिन दहाड़े हम अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो घर की सीमा के बाहर का हमारा दूसरा घर होता है। अभिभावक निश्चिंत होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस कैंपस के अंदर एक शस्त्र आया कैसे, किसने परमिट किया, क्या वो लाइसेंसी शस्त्र था, और अगर था तो क्या उसको जब्त कर लिया गया है, किसके नाम पर है। ये तमाम सवाल हैं जिसके नाम पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पे सवालिया निशान खड़े करते हुए, विवेचना करते हुए, जो इसमें मुख्य जो आरोपी है और जो इस पूरे घटनाक्रम के जो सूत्रधार हैं, उन सभी को अब तक जेल में होना चाहिए था। जो सरेआम खुले घूम रहे हैं, वो विद्यालय जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, क्या अब वो किसी भी दृष्टि से शिक्षा का मंदिर कहलाने लायक है? अगर ये कहीं और घटित होता और अगर सांसद का निकटस्थ होने की वजह से संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो अब तक वो बिल्डिंग धराशायी कर दी गई होती। लेकिन वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल है हमारा। मैम, पुलिस का कहना है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, कि आप लोगों के लोगों ने मिसबिहेव किया उनके साथ। देखिए, साफ साफ बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। गाली दी गई है हमको, भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी गई हैं, माँ बहन की गालियां दी गई हैं। मैंने दिन रात की मेहनत करने के बाद ये डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है। और जब समाज के लिए न्याय मांगने के लिए हम उतरते हैं वहाँ पर, तो तपती धूप में एक जनप्रतिनिधि को 3 घंटा खड़ा रखा जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जब हमने जवाब मांगा है तो हमको जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं। ये मेरा स्तर नहीं है। और आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है, डीजीपी, मैं वो तमाम गालियाँ आपके माध्यम से उनको वापस करती हूँ। और इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि दिन दहाड़े एक ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है और उसका गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ने की हैसियत उनकी नहीं है, लेकिन अपनी छाती पर कम से कम इन गालियों का तमगा लगा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। किस तरीके का एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस केस पे? देखिए, एक्शन हम क्या, संपूर्ण बनारस अपने बनारस के सांसद से चाहता है कि इस वक्त आप राजनीति मत करिए। इस वक्त महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो व्यक्ति जो है, जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं, उसको सबसे पहले जेल के अंदर होना चाहिए। तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो विद्यालय को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वो सीज क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब हमको चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर के अपना रिश्ता उस व्यक्ति से उजागर करे या उसको निष्कासित करे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या आंदोलन करेंगी? और आपके साथ जो मिसबिहेव हुआ, जो आरोप लगा रहे थे, उस पर क्या FIR भी दर्ज हुआ है? देखिए, अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है और लगातार जैसे अगर संरक्षण मिलता है, तो मैं पटेल समाज के एक एक घर तक जाऊंगी, एक एक घर तक जाऊंगी और ये बात बताने का काम करूंगी कि पटेल समाज का खून इतना निकृष्ट नहीं हो सकता और उसकी नसों में खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कि आपका खून इतना ठंडा पड़ गया है कि हमारे भविष्य को सरेआम गोली मार दी जाएगी। हमने अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया है। आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे?
तो इसलिए ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुरजोरी से जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको आप भी इस पूरी आवाज़ को, इस अन्याय को मुखर होकर के उठाने का काम करें। मैं तो हर गांव, हर शहर जाऊंगी और अपने समाज को इकट्ठा करके इसको बड़े आंदोलन में तब्दील करूंगी। पहले रोडों पे तो गोलियां मारी जाती थी, अब स्कूलों जो शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर कहा जाता है उसके अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हुई है और कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और इतनी बड़ी घटना हो रही है वो अपनी पीठ पर खटखटा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री बनारस का सांसद है। वहाँ के लोगों ने वोट दे करके जनप्रतिनिधि बनाया और तब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो बड़ी छाती ठोक कर कहते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अगर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है तो आपके ही क्षेत्र में, उस सांसद के ही क्षेत्र में उनका ही निकटस्थ व्यक्ति जो है वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? यही तो सवाल है। और ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का भी सवाल है। ये सरकार के लिए सवाल नहीं है बल्कि ये स्वयं हम सब के लिए भी सवाल है कि हम क्या अपने बच्चे दिन दहाड़े, ये पिछड़ा समाज बच्चे अपनी लिस्टें पैदा कर रहा है कि हमारे भविष्य को दिन दहाड़े मार दिया जाए और हम चुपचाप बैठे रहें? मैम, अभी थोड़े दिन पहले BHU में जो कुछ युवा मोर्चा IT सेल के लड़कों ने, बीजेपी के जो IT सेल के लड़के थे, उनकी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वो बाहर घूम रहे हैं, मतलब थोड़े दिनों के लिए जेल में गए, उसके बाद में उनको जमानत मिल गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फोटो भी वायरल हुए थे योगी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में, तमाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा था। और ये बात तो लोगों के सामने ज़रूर साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीयत है और जो नीति है, वो हर समाज के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए नहीं है। जो उनके निकटस्थ हैं, जिनको वो सत्ता संरक्षण दे रहे हैं, उनके किसी भी अपराध को बड़ी सफाई से छुपा ले जाते हैं। और उसके जीता जागता उदाहरण हेमंत पटेल के साथ जो बनारस में हुआ वो है। उसका जीता जागता उदाहरण एक छात्र के साथ जो BHU हिंदी यूनिवर्सिटी में हुआ है वो है। हम उन सभी को एक धारा में, एक श्रृंखला में पिरोते हुए सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सांसद को, अपने निकटस्थ लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनेगा और न्याय की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैम, बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन के काफिले पर हमला हुआ, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये तो सबको सोचने वाली बात है कि रामजी सुमन जी के साथ क्या हो रहा है। जब उनका राज्यसभा सांसद बनने का चुनाव था तो आप सबने देखा कि हमने उनको वोट किया और उस वक्त हमको गद्दार भी कहा गया और हमको शंकित भी किया गया। उसके बाद उनको सरेआम चुनौती दी जाती है, उनको धमकियां दी जाती हैं। उस वक्त भी इसी राजधानी की सड़कों पर हमने उनके साथ खड़े होकर के उनके लिए, उनके पक्ष में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। हाँ, और उसके बाद सुमन साहब ने हमको फ़ोन भी किया, उन्होंने धन्यवाद भी कहा और ये भी कहा कि कम से कम आप तो हमारे साथ हैं। और तब मैंने उनसे कहा था कि धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसे किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और आज भी जो उनके साथ हुआ है, मैं पुनः आपके सामने दोहरा रही हूँ कि मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी हूँ। हमारा संगठन उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। मैम, पहलगाम हमले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के ऊपर FIR हुई है, देशद्रोह तक का मुकदमा लगाया गया, कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये देश, यहाँ पर अपनी बात कहने की पर अधिकार है। तो क्या गलत कहा है नेहा सिंह राठौर ने? मैडम, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। नेपाल की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई है और वहाँ पर सीमाओं के जो मदरसे बने हुए हैं उस पर कार्रवाई करने की मुहिम है सरकार। किस तरीके से इस पूरे कार्रवाई, और जब वो मदरसे बने थे तब वो अधिकारी जो आज अवैध कह रहे हैं वो कहाँ थे, क्या किस तरीके से देखें क्या? देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है वो राजनीति से परे है, बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस देश का 135 करोड़ जो लोग हैं उनके साथ साथ मैं भी सरकार के साथ समर्थन में हूँ और सरकार के पूरे सहयोग में हूँ और उनको अधिकार देती हूँ कि जिसने भी ये आतंकवादी घटना हमारे देश में की है उस पाकिस्तान के खिलाफ आप पूरी मुस्तैदी से एक्शंस लीजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व की बात कर रही है वो इस बात को भी समझ ले कि हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पाकिस्तान के खिलाफ वास्तविक युद्ध का ऐलान नहीं करती है, तो इस बात को भी मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगी तमाम हिंदुओं से भी, समाज के लोगों से भी, कि आप इस बात को भी अपने ध्यान में रखें, क्योंकि ये आतंकी हमला पाकिस्तान की वजह से ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों की वजह से नहीं है। इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने का काम ना करें। आमने सामने से बाहर की सिचुएशन को क्या सही माना जाएगा? देखिए, कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी पुलवामा से हम उबरे नहीं थे और पहलगांव हमारे सामने आ गया। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो कड़ी कार्रवाई करिए ना। इस देश का एक एक व्यक्ति, हर राजनीतिक दल, हर राजनेता, इस देश की 135 करोड़ जो जनसंख्या है, वो आपके साथ समर्थन और आपको पूरा अधिकार दे रही है कि आप वास्तविक लड़ाई में उतरिए, आर पार की लड़ाई लड़िए और परिणाम हासिल करिए। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आतंकवादी सुरक्षा तो केंद्र गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निस्संदेह ये भारतीय जो प्रशासनिक सीमा है उसके अंदर नागरिकों के ऊपर हमला हुआ है, और अगर इस देश का नागरिक अपनी सीमा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी इस देश के लोगों की सुरक्षा में चूक है। मुझे याद है जब 26/11 का अटैक हुआ था, उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक हमारे देश का गृह मंत्री जनता के सामने किसी संबोधन के लिए नहीं आया है। तो उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनसे भारी चूक हुई है। मैम, क्या लगता है कि भारत और नेपाल का जो सीमा है, तो क्या बहुत ही संवेदनशील है, उस पर सतर्कता बढ़ानी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत देश की संपूर्ण जो सीमाएं हैं और जिसके अंदर कोई भी घुसपैठी आ करके, कोई भी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आ करके अगर देश के नागरिकों की सुरक्षा पर अगर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये।